Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching first year intermediate maths lectures. Exercise 3.4 का बेटा हमारा लास्ट लेक्चर है आज इंशाल्लाह, दैट इज लेक्चर नंबर 4. टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 6 हमारी रहती थी, तो टाइप नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. ये टाइप पेपर में आई ज़रूर है मगर निस्बतन कम आई है एज़ कम्पेयर टू टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 5 के मुकाबले में. टाइप 4 और टाइप 6 निस्बतन कम आने वाली टाइप्स में शामिल है. टाइप 6 तो आई नहीं आज तक, शायद कभी एक आध बार कभी आई होगी ज़िंदगी के अंदर, मगर चूंकि सवाल मौजूद है तो एक आध सवाल मैं करवा दूंगा टाइप 6 का भी. और टाइप 4 बट स्टिल एक से दो दफ़ा आई हुई है. सबसे बड़ी टाइप होती है और बच्चे को सबसे मुश्किल लगती है. बट जब आप मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, ये मुझसे पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ईजी लगेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ. तो आपने सबसे पहले तो वर्किंग रूल देख के भी घबराना नहीं है. टाइप्स के अंदर पढ़ाने की आदत शायद कराची के अंदर कुछ टीचरों में से, वाहिद एक टीचर शायद मैं भी हूँ जिसको होती है, कि मैं नॉर्मली प्रॉपर पूरे के पूरे जो एक्सरसाइज होती है उसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सॉल्व करवाता नहीं हूँ भाई. मैं हर एक्सरसाइज में मेरी कोशिश होती है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई ना कोई हिंट दे सकूँ कि बच्चा उसे आसानी से याद कर सके. एक्सरसाइज 3.4 में टाइप्स के जरिए तमाम इक्वेशंस को देखा कि टाइप 1 के अंदर हमने कुछ तरह की इक्वेशन देखी, देन टाइप 2 में कुछ तरह की इक्वेशन देखी, देन टाइप 3 में देखी, फिर टाइप 5 में देखी, और अब टाइप 4 और टाइप 6 आ गई. टाइप 4 मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर कि ये सबसे बड़ी टाइप होती है. तो सर इसमें ऐसा होता क्या है बेटा? इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता, इसमें लीनियर फैक्टर्स होते हैं. सर लीनियर फैक्टर्स का मतलब तुम्हें याद हो कॉमन निकाल देते हैं x-2, x-4, x-5, x-6. तो इस तरह के अगर 4-5 लीनियर फैक्टर्स मिलकर आ जाएं तो टाइप नंबर 4 बन जाती है. पहली चीज़ तो ये हो गई. इसका वर्किंग रूल क्या होता है? इसका वर्किंग रूल थोड़ा सा बड़ा है मगर बहुत ईजी है. जब हम सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह देख रहे होंगे बहुत ही ईजिली सॉल्व हो रहा होगा. We solve the constant term of two ends factor and then the other two factors and get the result. सर क्या ये लिख दिया आपने? बेटा इसका लिखने का मकसद ये कि जो आपको 4 तरह के लीनियर फैक्टर्स गिवन होंगे तो हमेशा पहले और आखिरी के कांस्टेंट वैल्यू को पहले सॉल्व करोगे और इक्वल टू के दूसरी तरफ फिर बीच के दोनों के कांस्टेंट वैल्यू से सॉल्व किया करोगे और फिर रिजल्ट निकाला करोगे. देन सेकंड पॉइंट क्या कहता है? रीअरेंज किया करेंगे हम टर्म्स को. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? मल्टीप्लाई द टू फैक्टर्स एंड देन अदर टू फैक्टर्स. कि मल्टीप्लाई पहले और आखिरी वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया करोगे और फिर बीच के दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया करोगे और फिर हैविंग द फर्स्ट टू टर्म्स, और दोनों की फर्स्ट और सेकंड टर्म्स सेम बनाने की कोशिश किया करेंगे हम लोग. वी सपोज द सेम टर्म. अब सेम टर्म को सपोज करके जो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया करेंगे और देन फिर वही वाली कहानी रिपीट है कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल के वैल्यू डाला करेंगे और उससे रिजल्ट निकाला करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 में बारी बारी डाला करेंगे और उसके रिजल्ट निकाला करेंगे. तो ये टाइप बड़ी जरूर है मगर है बहुत ईजी. जब आप इंशाल्लाह मुझसे पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन भी बेताशा ईजी हो जाएंगे आपके लिए. आइए जरा चलते हैं इसके क्वेश्चन देखने के लिए. मेरा बेटा मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन मेरे लेक्चर से जरूर सीख के जाओ. तो आज इस टॉपिक को समझाने के लिए ऑल द बुक में भी क्वेश्चंस अवेलेबल थे बट मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ. ये एग्जांपल पास्ट पेपर में बेतहाशा बार आई. इस टॉपिक से सबसे ज्यादा बार आने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये था, ये पर्टिकुलर एग्जांपल. इसलिए मेरी चॉइस और मेरी कोशिश यही रही कि इस पास्ट पेपर की एग्जांपल को हम डिस्कस करने पहले. अच्छा तो भाई मुझे क्वेश्चन देखते ही इस बात का पहले तो अंदाजा होना चाहिए कौन सी टाइप का क्वेश्चन है. सर कैसे अंदाजा होगा सर? नहीं समझ में आया. नहीं समझ में आया? आओ देखो. टाइप नंबर 4 की क्या निशानी होती है? हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं. इधर देखो जरा, ये चारों के चारों आपके पास क्या है? लीनियर फैक्टर्स. यही तो फैक्टर्स होते हैं आपके पास और हैं भी कैसे? लीनियर. लीनियर का मतलब क्या है कि तमाम जो इनके अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं उन तमाम के तमाम की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है मेरा बेटा? 1. तो तमाम के तमाम तो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं मेरा बेटा हमारे पास. तो यही तो टाइप नंबर 4 है हमारे पास कि वी हैव द लीनियर फैक्टर्स. तो बिल्कुल बेटा यहाँ पे हमारे पास जो पूरी टर्म आ रही है उसकी सबकी क्या वैल्यूज आ रही है? तमाम के लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं. तो यानी कि स्टार्टिंग क्या हमें चीज पता चल गई? क्या चीज पता चल गई? कि भाई लीनियर फैक्टर्स होंगे. तो आओ वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका. पहला स्टेप मैंने क्या आपको लिखवाया? ये स्टेप याद करने की जरूरत नहीं होती बेटा. ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं बच्चे उसको वैसे ही याद हो जाते हैं. तो आपको ये थ्योरी कभी भी याद करने की नीड नहीं होती. ये थ्योरी में आपकी आसानी के लिए मेहनत करके आपके लिए लिखवा देता हूं कि आप कल को जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको सबके सारे के सारे स्टेप्स रट्टे मारने के बजाय दूसरे टीचर से जो रट्टे लगवाते हैं आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह. तो क्या आ रहा है पहला स्टेप? वी सॉल्व द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ टू एंड फैक्टर एंड अदर टू फैक्टर एंड गेट रिजल्ट. बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट. कहता है कि भाई ये जो पहला स्टेप होगा इस टाइप के क्वेश्चंस का वो क्या है कि जो लीनियर फैक्टर्स आपको 4 गिवन हुआ करेंगे उनमें से पहले और आखिरी के कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ लोगे और बीच की दोनों फैक्टर्स की कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ लोगे. सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बेटा पहले फैक्टर के अंदर कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है? -5 और लास्ट फैक्टर के अंदर कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है? +4. तो इन दोनों को एक साइड लिख दो.
तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 4 इक्वल टू का साइन लगाओ और बीच के दोनों जो फैक्टर्स हैं उनकी कांस्टेंट वैल्यूज को एक साथ लिखो। क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 6, दोनों तरफ सेम वैल्यू बननी चाहिए, इस बात की निशानी होगी, क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है। तो माइनस 5 प्लस 4 मेरा बेटा कितना होता है, माइनस का 1, और माइनस 7 प्लस 6 कितना होता है, माइनस का 1, यानी कि दोनों तरफ सेम टर्म बन रही है। तो क्या मतलब है, क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, टाइप नंबर 4 का ये पहला स्टेप हमने कर दिया। क्या किया कि आप कांस्टेंट टर्म को हम सॉल्व करेंगे, पहली और लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म को एक साथ सॉल्व किया करेंगे, यानी कि माइनस का 5 प्लस 4 फिर इक्वल टू का साइन लगा के बीच की दोनों कांस्टेंट टर्म्स को हमेशा सॉल्व किया करेंगे। इसके जरिए से हमारे पास दोनों तरफ सेम वैल्यू बननी चाहिए। अगर बनेगी तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है। यहां तक की आई गेस बात क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। हमने कोई भी न्यूटन की साइंस नहीं लगाई है यहाँ पे। आइए स्टेप नंबर 2 पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 हमसे क्या कहते हैं, रीअरेंज करना है टर्म्स को। सर क्या मतलब, अब आपने जिस तरह इन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करवाया, जिस तरह आपने इनकी कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कराया, उन्हीं फैक्टर्स को एक साथ लिख के मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले सबसे पहला स्टेप तो रीअरेंज का है। तो अभी दोबारा रिपीट कर देता हूं। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, टर्म्स को रीअरेंज करना। सर ये रीअरेंज हुई भी तो है, कैसे रीअरेंज करूं, ऐसे रीअरेंज करना है जिसकी नतीजे में आंसर आया है। कैसे, हमने फर्स्ट और लास्ट की कांस्टेंट टर्म के ऊपर जब प्लस या माइनस करा तो मेरे पास ये वैल्यू आई ना। फर्स्ट और लास्ट को एक तरफ किया था और सेकंड और थर्ड को एक तरफ किया था, तो ऐसे ही टर्म को रीअरेंज कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 और फिर x प्लस का 4 इंटू एक्स माइनस का 7 और x प्लस का 6 और इक्वल टू के दूसरी तरफ 504 ही है। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है आपसे कि टर्म्स को रीअरेंज करना है। जिस तरह आपने जिन जिन कांस्टेंट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया था उन्हीं के फैक्टर्स को एक साथ लिख दें, और जिन कांस्टेंट टर्म्स को आपस में करवाया था उनके फैक्टर्स को एक साथ लिख दें। हमने लिख दिया, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह लिख दिया, कोई मसला इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। टाइप नंबर 4 क्या कहती है, तमाम के तमाम फैक्टर्स आ रहे होंगे लीनियर के लीनियर। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना है, पहली और आखिरी की, दूसरी और तीसरी की इक्वल टू दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगी तो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या होता है, रीअरेंज करना है टर्म्स को। कैसे रीअरेंज करना है, जिस तरह कांस्टेंट जिन जिन कांस्टेंट टर्म्स को आपस में सॉल्व करवाया था उनके फैक्टर्स को एक साथ लिखना है। सेकंड स्टेप भी हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई द टू फैक्टर्स एंड देन द अदर टू फैक्टर्स। कह रहे हैं कि भैया इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई एक साथ करवाना है, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई एक साथ करवाना है। आगे बढ़ते हैं। एंड हैविंग द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ बोथ फैक्टर्स विल बी आर सेम। ये जो खूबसूरत इंग्लिश लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है भाई, कि पहले इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाओ फिर इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाओ। जब ये दोनों फैक्टर्स आपस के अंदर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो इन दोनों की टर्म्स स्टार्टिंग की इनिशियल दो टर्म्स सेम होनी चाहिए। सर आपकी बात समझ में नहीं आई, सर ये आपने क्या बोला, सर समझ में नहीं आया, दोबारा देखते हैं। क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई द फैक्टर्स, यानी कि अब जो आपने रीअरेंज करने के बाद इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, इन दो फैक्टर्स को अपने आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा दोनों का, उनकी स्टार्टिंग की दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। सर कैसे सेम होंगी, हमेशा सेम होगी, पहले बता रहा हूं। अगर ये चीज आपके पास यहाँ पे फॉलो हो रही है तो हमेशा सेम होगी। कैसे, अब थर्ड स्टेप देखते हैं। अभी हम करेंगे ना बेटा, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करवाना है दोनों फैक्टर्स को। ऑब्वियसली ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे और ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे। कैसे बेटा दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं, आई गेस इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये शुरू से लेकर मैं आपको आज तक बताता हुआ आया, कभी भी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फर्स्ट टर्म जाके पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है और फिर फर्स्ट टर्म जाके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू 4 क्या बन जाएगा, प्लस का 4x। फिर ये माइनस का 5 जाके जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5x। और माइनस का 5 जाके जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का मेरा बेटा 5x। और माइनस का 5 जाके जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5 4 आर 20। सेम गोज फॉर हियर। इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करवाएंगे। अगेन दो ब्रैकेट सॉल्व हो रहे हैं। किस तरह सॉल्यूशन होता है दो ब्रैकेट्स का मेरा बेटा, फर्स्ट टर्म जाके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट टर्म जाके फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो जाएगा, एक्स 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 का स्क्वायर, एक्स इंटू 6 प्लस का 6x माइनस का 7 जब फिर सेकंड टर्म जाके फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म जाके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है और फिर सेकंड टर्म जाके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होती है, तो फिर क्या बन जाएगा, माइनस का 7x और माइनस का 7 प्लस का 6, 7 6 जार क्या होता है भाई 42, माइनस का 42 ऑब्वियसली मेरा बेटा, माइनस का 42 और माइनस का 504 एज इट इज। तो अगर मैं इन टर्म्स को सॉल्व तरीके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x माइनस का 5x कितना होता है मेरा बेटा, माइनस का x और माइनस का 20 एज इट इज।
यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस का 6x और माइनस का 6x कितना हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 42 इक्वल टू 504 और इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो क्या कह रहा था थर्ड स्टेप, दोबारा पढ़ते हैं अगर अभी अब समझ में आएगा तरीके से, क्यों अब किया है मल्टीप्लाई द टू फैक्टर्स, यानी कि मल्टीप्लाई स्टार्टिंग के दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, एंड के दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, कर दिया मल्टी, उसके नतीजे में क्या मिलेगा, हैविंग द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ बोथ फैक्टर्स विल बी सेम, यानी कि जो आंसर मिल रहा होगा उसकी फर्स्ट की दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर मिल रहा होगा उसकी फर्स्ट की दोनों टर्म्स क्या होंगी, सेम होंगी। क्या सेम मिल गई, बिल्कुल मिल गई। हर क्वेश्चन में टाइप 4 की सेम मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत सॉल्व करो, पहले बताया तो। लास्ट टर्म ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकती है, मसले की बात नहीं है, कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टू टर्म सेम होनी चाहिए। अच्छा यहां तक का क्लियर हो गया मेरा बेटा, बहुत ही आसान चीजें क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे, थर्ड स्टेप यहाँ पे आपका हो गया हमारा। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं और इसको हम क्या कह देंगे, एंड सपोज इक्वेशन नंबर 1, तो वो हमने सपोज खुद से कर लिया, तो बट यहाँ पे मैं लिख देता हूं। फोर्थ स्टेप हमसे क्या कहता है, वी सपोज द सेम टर्म एंड शो इक्वेशन नंबर 2। क्या कह रहा है फोर्थ स्टेप, वी सपोज द सेम टर्म एंड शो इक्वेशन नंबर 2, यानी कि अब जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया फैक्टर्स को और मल्टीप्लाई करवाने के नतीजे के अंदर मेरा बेटा, मल्टीप्लाई करवाने के नतीजे के अंदर जब हमें मल्टीप्लाई करवाने के नतीजे के अंदर मेरा बेटा जब हमें सेम टर्म्स भी मिल गई, अब क्या करेंगे, उन सेम टर्म्स को सपोज किया जाएगा। जाहिर सी बात है सपोज कर लेंगे, कोई मसले की बात थोड़ी है। तो किसके बराबर सपोज करेंगे, लेट टी के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि एक्स यहां पे यूज हुआ, वो टी के बराबर कर लेते हैं। क्या टर्म सपोज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। सिंपल से क्या कर लेंगे, सेम वाली टर्म्स को सपोज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अच्छा अब इस जो सपोज किए टर्म उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या बन जाएगी, जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स आ रहा है वहां पे क्या रखेंगे, टी। तो क्या हो जाएगा, टी माइनस का 20 इंटू टी माइनस का 42, और सपोज करवाने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। क्या बन जाएगा, टी माइनस का 42 इक्वल टू 504। अगेन अब देखिए फिर से दो फैक्टर्स आ गए, दो ब्रैकेट्स बन गए, तो अगेन इसको सॉल्व करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं दो ब्रैकेट्स को, फर्स्ट टर्म जाके पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी और फिर फर्स्ट टर्म जाके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर माइनस का 42t, फिर जाके माइनस 20 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 20t, और जब माइनस 20 जाके माइनस का 42 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 इंटू 42 कितना होता है, प्लस का 840 इक्वल टू माइनस का 504। अजान का एहतराम करते हैं। अच्छा बेटा अब हम क्या देख रहे थे अजान से पहले, कि हम सिंपल तरीके से दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे थे। तो क्या होगा, जब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या इक्वेशन बन रही होगी, टी स्क्वायर माइनस 42t माइनस का 20t प्लस का 840 एंड इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या मौजूद है, 504। अच्छा मेरा बेटा अब क्या करेंगे सर, सिंपल तरीके से बेटा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिंप्लीफाई कर देते हैं। माइनस का 42t और माइनस का 20t कितना होता है मेरा बेटा, ये होता है माइनस का 62t और प्लस का 840 इक्वल टू 504। 504 पॉजिटिव का इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 504। तो 840 माइनस का 504 कितना आंसर आएगा बेटा आपके पास, माइनस का 62t प्लस का 336 हमारे पास आंसर इंशाल्लाह आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, प्लस का 336, प्लस का 336। अच्छा क्या करेंगे इसका बेटा, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। सर मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंपल तरीके से इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के ऊपर हमें जो आंसर्स मिल रहे होंगे वो माइनस का 56 और माइनस का 6 मिलने चाहिए। माइनस का 56 और माइनस का 6 आई गेस मिल रहा होगा, क्योंकि फॉर्म क्या करना है, -2, यस माइनस का 56 और -6 मिल रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 5060 माइनस का 60 प्लस का 336 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस का 5060 माइनस का 60 प्लस का 336 प्लस का 336, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंप्लीफाइड हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसका कुछ भी नहीं करना है बेटा, चेक करेंगे पहली दूसरी चीजों के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है। मेरा बेटा क्या चीज कॉमन आ रही है, फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर जाहिर सी बात है ये आ रहा है टी कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस का 56, और इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही होगी, माइनस का 6 कॉमन आ रहा होगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर भी टी माइनस का 56 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स आ रहे होंगे, अब टी माइनस 6 एक आ रहा होगा और दूसरा क्या आ रहा है, टी माइनस का 56
इक्वल टू 0। तो बेटा मेरा बेटा टी की दो वैल्यूज आ रही होंगी हमारे पास। सर कौन कौन सी? बेटा एक टी की वैल्यू आ रही होगी +6 और एक टी की वैल्यू क्या आ रही होगी +56। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टी की दो पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव भी आ सकती है मसले की बात है। यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास, टी की दो जो वैल्यूज आ रही है दोनों पॉजिटिव आ रही है। एक वैल्यू आ रही है टी इज इक्वल टू 6 और दूसरी क्या आ रही है टी इज इक्वल टू 56। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें नेक्स्ट काम क्या करना था। स्टेप नंबर 5 क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सपोज वाली वैल्यू डाल दी और रिजल्ट निकाल लिए। अब जो जो रिजल्ट निकलेंगे उनको इक्वेशन नंबर 2 में डालकर फाइनल वैल्यूज के आंसर्स निकाल लेंगे। तो हमने टी की वैल्यूज बेटा सॉल्व करके निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली सर। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में डालने के ऊपर एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो पहले कौन सी वैल्यू डालें, पहले टी की वैल्यू 6 है 56, तो एक डाल देते हैं। तो पुटिंग t is equal to 56 इन इक्वेशन नंबर 2, पहले t की वैल्यू 56 इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, t की जगह पे आ जाएगा मेरा बेटा 56 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। तो क्या हो जाएगा, +56 को वहां भेज दो, दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 56 सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो, 56 आ रहा है। 56 से जब आप फैक्टर्स ले रहे होंगे, अगेन मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 8 7 था 56 और माइनस का 8 प्लस का 7 आपके दो फैक्टर्स आ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7x माइनस का 56 इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म में कॉमन ले लेंगे और लास्ट की दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही होगी मेरा बेटा, x कॉमन आ रहा होगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 8। लास्ट टू टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही होगी, 7 कॉमन आ रहा होगा। क्या आ जाएगा, x माइनस का अगेन 8, क्योंकि 7 8 56। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास दो फैक्टर्स जो आ रहे होंगे, एक होगा x प्लस 7 और दूसरा होगा x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा हमारे पास जो दो वैल्यूज आ रही होंगी x की, एक x की वैल्यू आ रही होगी -7 जब ये +7 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, और एक वैल्यू मेरे पास आ रही होगी x की +8। एक x की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा, +8। अब अभी हमने t की वैल्यू 56 डाली थी, अब नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू 6 को डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, पुटिंग t is equal to 6 in equation number 2। इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर t की वैल्यू क्या रखेंगे, 6। जब t की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x। तो अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ब्रेक करेंगे, खोलेंगे मिडिल टर्म फॉर्मूले के जरिए। तो 3 2 6 होता है, माइनस का 3 प्लस का 2 यहाँ पे फैक्टर बनना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही होगी, x। तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3। लास्ट की टू टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही होगी, +2। तो क्या टर्म आ जाएगी, x माइनस का 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बन रहे हैं, कौन कौन से, x प्लस 2 एक, और दूसरा कौन सा बन रहा है, x माइनस का 3 इक्वल टू 0। x की अगेन दो वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, माइनस का 2 और x की +3। यानी कि हमारे पास चारों फैक्टर्स के लिए 4 वैल्यूज आ जाएंगी, बिल्कुल आ गई। तो लास्ट के अंदर सिंपल रिजल्ट लिख देंगे। सिंपल रिजल्ट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ रहा है, xt पहली दो वैल्यूज क्या आ रही थी, माइनस का 7 और 8। तो यहां पे बारी बारी लिख दें, माइनस का 7 8, और तीसरी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 2, चौथी क्या आ रही है 3। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टाइप 1 के क्वेश्चंस भी करे, टाइप 2 के क्वेश्चंस भी करे, टाइप 3 के क्वेश्चंस भी करे, टाइप 5 के क्वेश्चंस भी करे। ये क्वेश्चन उन सब के मुकाबले में इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है, इसके वर्किंग रूल थोड़े से बड़े हैं। कोई मसले की बात नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। हालांकि कुछ भी नहीं करना, सबसे पहला स्टेप क्या है, 4 लीनियर फैक्टर्स गिवन होंगे। अच्छा, पेपर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, बच्चा इसको छोड़ देता है। हालांकि बेटा बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स हैं। क्या कह रहे हैं, सिंपल 4 तरह के लीनियर फैक्टर्स होंगे हमेशा आपके पास। तो टाइप नंबर 4 है, आपने पहले और आखिरी लीनियर फैक्टर को एक तरफ लेना है, उसके कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल टू का साइन लगा के बाकी की बीच की दो वाली कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ लेना है। दोनों की वैल्यूज को मैच करवाने के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अगर आएगी तो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है। आगे चलेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, तो रीअरेंज करना टर्म को, यानी कि जिनके कांस्टेंट्स को आपस में प्लस माइनस करवाया उन दोनों फैक्टर्स को एक साथ करके लिख देना है। देन थर्ड स्टेप क्या होता है, जो वैल्यूज को रीअरेंज करके लिखा, तो पहले और दूसरे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तीसरे और चौथे फैक्टर को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। ये स्टेप भी बहुत आसान है।
उसके बाद मल्टीप्लाई करने के नतीजे के अंदर आपको बहुत ही हमेशा एक पहली दो टर्म्स मल्टीप्लाई करने के नतीजे के अंदर जो वैल्यूज आ रही होंगी दोनों ब्रैकेट्स की, उसके अंदर पहली और दूसरी टर्म हमेशा दोनों ब्रैकेट्स की सेम हुआ करेगी। तो उसको आप सपोज कर लेंगे। सपोज करके जो इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। इक्वेशन 2 की जो भी वैल्यू सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, वहां से उस वैल्यू की वैल्यू निकाला करेंगे। सपोज की भाई टी की वैल्यू निकाल ली फॉर एग्जांपल, उसको वापस लाके इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर 85% वही मेथड है जो कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 5 में यूज हो रहा होता था। टाइप 5 में तो खैर नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्क्वायरिंग गोसेट मेथड था। टाइप 3 तक के अंदर 80% वही है कि भाई वही सपोज कर रहे हो, सपोज करके इक्वेशन नंबर 2 बना रहे हो, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू डाल के आंसर निकाल लो। तो सारा काम वही है, बस थोड़ा सा लेंदी है, मगर है बहुत ईजी इंशाल्लाह। मेरा बेटा मेरी हमेशा कोशिश ये होती है एक क्वेश्चन मैं करूं, एक क्वेश्चन आप करें। आप इसलिए एक क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको देता हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। मुझे नहीं पता कि यार फिजिकल मीडियम नहीं है तो मुझे नहीं पता, हम ऑनलाइन मीडियम में बैठे हुए तो मुझे नहीं आइडिया कि आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। नहीं पढ़े तो ऑब्वियसली अपना नुकसान कर रहे हो। इंटर का दौर तुम्हारी जिंदगी का मेरा बेटा सबसे अहम दौर होता है। इसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि या तो तुम खड्डे को लग के इकरा जैसी 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में जाके तुमने पढ़ाई करनी है, या फिर तुमने एक ढंग की यूनिवर्सिटी नस्ट IB NED वगैरह जाके पढ़ाई करनी है। जो इकरा जाता है उसको कोई औकात नहीं होती। सिंपल सी पहली बात करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब है अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेरे स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद हैं, बट वो कैलिपर नहीं है। 45% वाला अगर एडमिशन ले सकते तो सॉरी टू से कोई अच्छा मेयार नहीं है। मेयार तो उस चीज़ के अंदर है कि भाई जब परसेंटेज लेकर और किसी मुकाम पे पहुंचो, सिंपल सी बात है, सिंपल इज डेट। तो अगर आप इकरा जैसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, DHS सोफा जैसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, बाप के पास इतना पैसा मौजूद है, तब तो बेशक पढ़ाई ना करो। मगर अगर तुम चाहते हो कि मेरिट के ऊपर किसी ढंग की यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ तो बिल्कुल पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 17 मैं करवाऊंगा। इसके बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन 17 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए करवाने की रीजन एक ये भी है। क्वेश्चन देखते हैं मुझे अंदाजा कैसे हो सकता है कि भाई टाइप 4 का है, टाइप 1 का है, टाइप 2 का, टाइप 3 का है। इस तरीके से मेरा बेटा अंदाजा हो सकता है कि भैया यहाँ पे क्या आ रही है, 4 तरह के लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। तो प्लस के 56 को अगर मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 6, x प्लस का 1, x प्लस का 3 और देन x माइनस का 2। ये पॉजिटिव का 56 जब मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा मेरा बेटा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 56। पॉजिटिव का 56 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 56। वेरी गुड। अच्छा अब क्या करेंगे सर, कुछ मुश्किल काम नहीं है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा काम है। सर क्या मतलब, मतलब ये कि भैया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और चौथा और 5वां स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या कहता है, देखो मुझे तो अब तक याद भी हो गया, हालांकि मैं भी रिवीजन नहीं किया, डायरेक्टली पहली बार आपको करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। ये मतलब 1 साल के बाद हर सेशन के जो कोर्स कंप्लीट करवा रहे होते हैं। अब देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्या चीज मुश्किल है, पहले और लास्ट के कांस्टेंट हमको एक साथ डील करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले और लास्ट के कांस्टेंट 6 - 2 इक्वल टू बीच के दोनों कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ डील करना है। 1 प्लस का 3, 6 - 2 क्या होता है 4 और 1 + 3 क्या होता है 4। यानी कि दोनों साइड्स प्रूव हो गई कांस्टेंट्स की, यानी कि फर्दर सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, जिनकी कांस्टेंट टर्म्स को आपने एक साथ लिखा उन्हीं के फैक्टर्स को भी एक साथ लिखना है। तो कौन कौन सी कांस्टेंट टर्म हमने एक साथ ली थी, 6 और 2 वाली, तो इनके कांस्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से, ये वाले पूरे फैक्टर्स कौन कौन से, ये वाले, तो इनको एक साथ लिख देंगे, रीअरेंज कर देंगे, यानी कि टर्म्स को क्या करना है, रीअरेंज। तो क्या हो जाएगा, x + 6 x - 2, फिर क्या हो जाएगा x + 1 और फिर क्या हो जाएगा x + का 3 इक्वल टू के बाद माइनस का 56। वेरी गुड, हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाना, और मल्टीप्लाई के नतीजे के अंदर जो वैल्यूज बने दोनों की फर्स्ट और सेकंड सेम आनी चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन रहा होगा, ये बनेगा, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका बहुत बार सिखा चुका हूं, x का स्क्वायर देन माइनस का 2x फिर प्लस का 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6x और देन माइनस का 6 * 2 = 12। सेम गोस फॉर हियर, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस के मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर देन 3 से जब x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x, 1 से जब x होगा तो क्या हो जाएगा 1x और प्लस का 3 × 1 = 3 इक्वल टू माइनस का 56। क्लियर है मेरा बेटा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इंशाल्लाह आपको। देन ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6x क्या होता है मेरा बेटा, प्लस का 4x और माइनस का 12 एज इट इज। ये क्या हो जाएगा यहां पर मेरा बेटा, ये हो जाएगा x स्क्वायर 3x + 1x कितना होता है मेरा बेटा, प्लस का 4x और प्लस का 3 एज इट इज आ गया, प्लस का 3 एज इट इज आएगा मेरा बेटा, और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद है, माइनस का 56 मैंने भेज दिया। अब देखिए स्टेप नंबर 3 क्या होता है, दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो टर्म्स आ रही हैं क्या वो सेम आ रही है पहली और दूसरी, बिल्कुल मेरा बेटा सेम आ रही है। तो क्या करते हैं फिर, किसके बराबर लेंगे, किसी भी सपोज कर लेंगे टर्म के बराबर।
अच्छा, जब फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम आ रही है तो क्या कर लेंगे बेटा, इसको बराबर ले लेंगे। किसके बराबर ले लेंगे सर, किसी भी टर्म के बराबर सपोज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं लेट, अच्छा ये वाली टर्म क्या होगी आपकी, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। हमने क्या कर लिया, जो सेम टर्म्स है दोनों की, उनको टी के बराबर सपोज कर लिया। तो ये चीज क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब टी की वैल्यू सपोज करवाइए, उसको इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं और टी की वैल्यू फाइंड करके वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आसान नहीं है बेटा, आसान बनाया है, सही है ना, याद रखने की चीज होती है भाई। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी मेरा बेटा, टी माइनस का 12 टी प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 56। क्या करेंगे भाई, दोनों की दोनों ब्रैकेट्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका बेटा, टी का स्क्वायर फिर टी की जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3t। एक बार टी से होगा, एक बार टी 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 3t। फिर माइनस का 12 जाके टी से होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 12t। और माइनस का 12 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 12 इंटू 3 कितना होता है मेरा बेटा, 12 3 36 ऑब्वियसली मेरा बेटा, माइनस का 36 इक्वल टू माइनस का 56। क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस का 3 और माइनस का 12 कितना होगा, माइनस का 90। माइनस का 90 माइनस का 36 और पॉजिटिव 56, ये माइनस का 56 जब मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 56। तो माइनस का 36 और प्लस का 56 कितना हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का 20। क्या हो जाएगा, प्लस का 20। अगेन क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, टी की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक, बेटा बहुत ही आसान तरीका है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, आंसर के दो फैक्टर्स ले लेंगे। 20 आ रहा है, मुझे साफ पता चल रहा है 5 4 20 होता है, और माइनस का 5 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 9, और माइनस के 5 को जब माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव 20 आएगा। तो सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। टी स्क्वायर, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैं ये फोन कर रहा हूँ कि मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरे पास टाइम चूंकि वीडियोस बनाते हैं हमारा बहुत शॉर्ट होता है और हमें 45 मिनट्स के अंदर वो लेक्चर डिलीवर करने हैं जो कि हम फिजिकल क्लास में डिलीवर कर रहे होते हैं। फिजिकल क्लास के अंदर समझाने का माहौल डिफरेंट होता है, ऑनलाइन मीडियम पे डिफरेंट होता है, तो एक बात को 10 दफ़ा रिपीट करना पड़ता है मजबूरी के साथ। तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको खुद से अब सीखनी होंगी, कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी होंगी। मैं वो बार बार रिपीट कर चुका हूँ, मैं वो और ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता। तो यानी कि मीन्स अगर मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक खुद करके नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ऐसी करना है, आपको करनी है खुद से ताकि सही आंसर है आपका। मेरी प्रैक्टिस है, मुझे पता है, इसलिए मैं सही ब्रेक कर रहा हूँ। टी स्क्वायर माइनस का 5t माइनस का 4t प्लस का 20 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है, t कॉमन आ रहा होगा तो क्या आ जाएगा, t माइनस का 5। लास्ट की दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, t माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स बन रहे होंगे क्या बन रहे होंगे, t माइनस का 5 और दूसरा क्या बन रहा है, t माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो मेरे पास दो आंसर्स आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे t इज इक्वल टू 5 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही होगी, t इज इक्वल टू 4। पहली क्या आ रही है, t इज इक्वल टू 5 और दूसरी क्या आ रही है मेरा बेटा, t इज इक्वल टू 4। तो ये इस तरीके से हमारे पास t की दो वैल्यूज आ जाएंगी। t की दोनों वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो हमारे फाइनल आंसर आ रहे होंगे। सर कैसे, बेटा बहुत ही आसान तरीके, कोई मसले की बात नहीं है। पुटिंग t की पहली वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5, तो पुटिंग t इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर किसके अंदर मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर 2। तो t की वैल्यू जो 5 मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा तो क्या थी इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। तो क्या हो जाएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। तमाम टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देते तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इक्वल टू 0। सर फिर अब क्या करेंगे, दोबारा से मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 5 को मिडिल टर्म जब ब्रेक कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये आना चाहिए 5 1 जार 5, तो प्लस का 5 और माइनस का 1 मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर आंसर आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1x माइनस का 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है, सिंपल x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। लास्ट टू टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, अगेन x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। मेरे पास दो फैक्टर्स बन रहे होंगे, पहला x माइनस 1 और दूसरा x प्लस 5। तो एक वैल्यू जो मेरे पास x की आ रही होगी वो आ रही होगी पॉजिटिव 1 और दूसरी जो x की वैल्यू आ रही होगी मेरे पास माइनस का 5 आ रही होगी। तो बेटा हमारी x की दोनों वैल्यूज क्या आ गई, 1 और माइनस का 5। अब t की वैल्यू कौन सी रखेंगे, अभी t की वैल्यू 5 रखी थी, अब रखेंगे t की वैल्यू 4 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। फिर चेक करते हैं क्या होता है भाई, जब पुटिंग
टी की वैल्यू कौन सी रखेंगे बेटा 4, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू में 4 रखूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अच्छा, पॉजिटिव 4 को बेटा इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दो, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अगेन क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक। साफ पता चल रहा है कौन सी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, नहीं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो पाएगी हमारे पास। कैसे नहीं हो पाएगी, माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 4 नहीं हो सकती इसकी मिडिल टर्म ब्रेक, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 4 आ रहा है तो 2 और 2 दो फैक्टर्स आ रहे होंगे, माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस का 4 बीच में बनाएगा, पॉजिटिव 4 गिवन है, और माइनस का 2 को जो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे माइनस का 4 नहीं पॉजिटिव 4 मिलेगा, जो कि जबकि यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, मैंने इसके 2 मिनट पता लगा लिया, आप मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपकी भी नहीं हो रही होगी। तो फिर क्या करेंगे, इसका आंसर तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म को आप ले लेंगे ए, सेकंड टर्म को आप ले लेंगे बी, और थर्ड टर्म को आप ले लेंगे सी। सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या होती है मेरा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये x इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस का 4ac, 4 का 4, a की क्या वैल्यू आ रही है 1, c की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2a, a की क्या वैल्यू आ रही है अगेन 1 का 1, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 4 और माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 4 प्लस माइनस आई गेस रूट के अंदर 32, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 और 1 और 1 1 3 32, और क्या हो गया नीचे 2। अब सिंपल तरीके से एक बार आप वैल्यू लिख दोगे। अच्छा 32 का आंसर क्या होता है भैया, माइनस का 4 प्लस माइनस आई गेस 4 रूट 2 होता है। अगर आपको बेसिक अंडर रूट 32 की वैल्यू कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करने की सीखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से आके सीख सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेटर के बगैर आप रूट को फाइंड करते हैं। बेसिक मैथ्स के ऊपर प्रॉपर वहां पे लेक्चर्स गिवन होते हैं। तो क्या हो जाएगा रूट 32 कैलकुलेटर के जरिए 4 रूट 2 और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में 2। तो एक बार हम वैल्यू को लिखेंगे प्लस के साइन के साथ और एक बार हम वैल्यू को लिखेंगे माइनस के साइन के साथ। तो माइनस का 4 प्लस का 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 और एक बार क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस का 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मेरा बेटा, तो हमारे पास बेसिकली जो दो आंसर्स आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है भाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा ऊपर से 4 कॉमन ले लेता हूँ या 2 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी ऊपर से अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 रूट 2 और नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम गोज फॉर हियर, यहां से भी क्या करता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर बेसिकली आ रहे होंगे वो क्या आ रहा होगा माइनस का 2 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी वैल्यू जो कि माइनस के साइन के साथ आ रही है इधर ही प्लस माइनस करके लगा देता हूं। तो मेरे पास उस लास्ट के अंदर सॉल्यूशन सेट्स बन रहे होंगे, यानी कि क्या क्या सॉल्यूशन सेट आ रहा है मेरा बेटा। एक मेरे पास x की क्या वैल्यू आई 1, एक x की क्या वैल्यू आई 1, दूसरे x की क्या वैल्यू आई मेरे पास माइनस का 5 और जो बाकी की दो वैल्यूज आई वो क्या आई माइनस का 2 प्लस का 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2 या फिर माइनस का 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2। इनको एक साथ लिखने की आपको एग्जामिनर इजाजत देता है तो हम इसको एक ही साथ करके लिख देते हैं। क्या हो गया भैया हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा सॉरी ये 2 नहीं आएगा भैया यहाँ पे। क्या हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं था बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल की बात नहीं थी। सिंपल तरीके से हमने क्या सबसे पहला स्टेप करना है कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ ट्रीट करना है, पहली और आखिरी की, देन बीच वाली दोनों कांस्टेंट को एक साथ ट्रीट करना है। सेकंड स्टेप के अंदर जिन कांस्टेंट टर्म को एक साथ ट्रीट करा है उनके फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करने के नतीजे के अंदर पहली और दूसरी टर्म दोनों की सेम बनेगी। जो टर्म सेम बन रही है उसको हम सपोज कर लिया करेंगे। सपोज करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 में वापस डाला करेंगे, टी की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। टी की वैल्यू जब आ गई तो वापस से इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। सिंपल तरीके से हमारे पास एक्स की वैल्यूज आनी चाहिए, जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसकी वैल्यूज आया करेंगी और वही हमारे आंसर हुआ करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा है, कोई मसले की बात नहीं है। ये चीज मैंने गलती सही कर दी, मेरी गलती हो गई यहाँ पे, तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा है। तो इंशाल्लाह कोई भी आपको मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास टाइप नंबर 4 कंप्लीट होती है। टाइप नंबर 6 का टॉपिक हमारे पास बचता है, वो इंतहाई एक फजूल किस्म की टाइप है, बट पेपर के अंदर
आई तो कभी नहीं है, बट एटलीस्ट बच्चे को पता होनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से उसको कंप्लीट जरूर करवाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने आपको जब टाइप नंबर 5 पढ़ा था तो बताया था टाइप 5 और टाइप 6 में क्या डिफरेंस है। टाइप 5 में क्या होता है मेरा बेटा, दोनों टर्म्स रूट में गिवन होती थी, मगर लीनियर तरह के टर्म्स होती थी, यानी कि वो जो भी वेरिएबल्स होते थे लीनियर होते थे, उनकी पावर 1 होती थी और फिर वो रूट में मौजूद होते थे। करने का तरीका बहुत ही आसान सा था, कुछ मुश्किल नहीं था उसके अंदर, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग को सॉल्व करा था। टाइप नंबर 6 में ऑन दी अदर हैंड मेरा बेटा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ खास मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। क्या सिंपल सी चीज है मेरा बेटा, यहां पर बस डिफरेंस क्या होगा, अगेन इक्वेशन के ऊपर तो इन्वॉल्व स्क्वायर रूट कर रही होगी, इक्वेशन तो स्क्वायर रूट को इन्वॉल्व कर रही होगी, मगर फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि जो अंदर टर्म्स मौजूद होंगी वो लीनियर नहीं होंगी, क्वाड्रेटिक होंगी, यानी कि दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट्स आ रहे होंगे उसके अंदर जो टर्म मौजूद होगी उसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर होगी। तो टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर के अंदर, मैं कह सकता हूं कि यार समाव आ सकता है, मगर चूंकि टाइप 5 की तरह का ये तो बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। ज्यादातर जो पेपर में पूछा गया वो टाइप 5 भी पूछी गई इन दोनों के मुकाबले में एज कम्पेयर टू। टाइप 5 बहुत ज्यादा पेपर में आई तमाम टाइप से मुकाबले के अंदर, बाकी टाइप 3 बहुत ज्यादा आई पेपर के अंदर, और टाइप 1 और 2 भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 4 और टाइप 6 थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, बट टाइप 6 चूंकि आसान टाइप है और है बड़ी, पेपर में पूछने के चांसेस ज्यादा हर दफा होते हैं। अगर एज अ टीचर मैं पेपर सेट करूं किसी जमाने के अंदर तो मैं टाइप 4 का क्वेश्चन लाजमी डालूंगा, ओपनली कहता हूं मैं, क्योंकि टाइप 6 अच्छी टाइप है। डिफिकल्टी लेवल बच्चे को इतना दो कि बच्चे को पता चल जाए कि उसने इंटर के जमाने में बाकी पढ़ाओ, ना कि हंसते खेलते बच्चे इंटर पास करे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको अपनी रातें काली करनी पड़ती हैं और पढ़नी चाहिए अगर आप एक अच्छी जगह पहुंचना चाहते हो। सॉरी टू से, आप मोबाइल यूज करते हुए, आप फेसबुक यूज करते हुए, आप हल्ला गुल्ला करते हुए इंटर पास नहीं कर सकते मेरे नजदीक। अगर मैं पेपर सेट करूं तो मैं टाइप 4 के क्वेश्चंस लाजमी दूं पेपर के अंदर, ओपनली कहता हूं। टाइप 6 ऑन दी अदर हैंड एक आसान टाइप है, जरा क्या हो रहा है, बिल्कुल टाइप 5 की तरह की है। टाइप 5 में क्या होता है, इक्वल टू अंडर रूट में टर्म्स होती थी बट लीनियर टर्म्स होती थी। ऑन दी अदर हैंड टाइप 6 में क्या होगा, स्क्वायर रूट में टर्म्स तो होंगी मगर क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी, और फर्स्ट टू टर्म्स नॉर्मली क्या होंगी, सेम होंगी। फर्स्ट टू टर्म्स क्या होंगी, नॉर्मली सेम होंगी। तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका वर्किंग रूल क्या है, गिवन इक्वेशन जो भी इक्वेशन नंबर सब उसे इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, और गिवन इक्वेशन के अंदर जो भी फिर सेम टर्म्स आ रही होंगी उनको हम सपोज कर लिया करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया करेंगे। वही स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड यूज करना है। टाइप 5 वाले आगे हिसाब है, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला टर्म करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और गेट दी वैल्यूज करेंगे, और पुटिंग दी फिर अब वैल्यूज इक्वेशन नंबर जो सपोज करते हैं टर्म को उसको हम हमेशा इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज डालेंगे, वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब देखिए क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, अगेन मैंने एग्जांपल ली, ये एग्जांपल पेपर में आई हुई थी, तो मैंने हमेशा कोशिश मेरी ये होती है मेरा बेटा कि मैं उन एग्जांपल्स को प्रेफर करूं जो कि पेपर में आई हुई है, ना कि बुक के क्वेश्चंस के अलावा। बुक के क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो, ये एग्जांपल पेपर में एक दो दफा आई हुई है टाइप नंबर 6 की, तो काइंडली इसको देख लें। क्या कह रहा है, अच्छा सबसे पहला काम, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें अंदाजा होना चाहिए क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है या क्वेश्चन कौन सी टाइप का है। अब अंडर रूट वाली टाइप्स खाली दो ही हैं, एक टाइप 5 और टाइप 6 है। टाइप 5 के अंदर क्या होता है, आपके पास लीनियर टर्म होती है रूट के अंदर, यहां पे कैसी टर्म्स आ रही है, क्वाड्रेटिक टर्म। दूसरी सबसे बड़ी निशानी टाइप नंबर 6 की कि जो क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी ना वो सेम होंगी। अब देखो जरा यहां पे t² + 3t आ रहा है, पहली दो टर्म इसकी भी सेम है और पहली दो टर्म्स इसकी भी सेम है, तो टाइप नंबर 6 की दूसरी मेजर निशानी क्या होगी, इनिशियल दोनों टर्म्स क्या हुआ करेंगी, सेम। और कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका बिल्कुल वही है कि भाई ये सबसे पहला स्टेप क्या, क्वेश्चन वाली जो इक्वेशन होगी उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, खिताब कर देना। तो क्या हो जाएगा, t² + 3t + 2 प्लस का अंडर रूट t² + 3t + 8 इक्वल टू के बाद 3। इसको हमने किस चीज का नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1 का। किसका नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो सेम टर्म है दोनों के अंदर उसको हम सपोज कर लेंगे किसके बराबर, टी के बराबर। टी, टी यहाँ पे यूज हुआ है वेरिएबल, तो y के बराबर सपोज कर लें, x के बराबर सपोज कर लें। अगर क्वेश्चन में एक वेरिएबल यूज किया हुआ है, आप उसी वेरिएबल को दोबारा क्वेश्चन ले नहीं सकते बेटा, सपोज नहीं कर सकते उसके ऊपर, आप कोई और वेरिएबल यूज करोगे फिर। तो टी यहाँ पे यूज हुआ है चूंकि, तो मैं कह देता हूँ लेट x = x कहते हैं, y कहते हैं, चले आपकी खातिर y कह देते हैं इस बार। तो क्या हो जाएगा, y = t² + 3t। अच्छा मेरा बेटा, अब क्या बन जाएगा, y² + 3t। तो जहां जहां आपके पास ये t² + 3t आ रहा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, y। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y + 2 प्लस का साइन, फिर क्या हो जाएगा y + 8। सपोज करने वाली टर्म को अपना इक्वेशन नंबर 2 का हम लोगों ने नाम देना है,
और क्या बन जाएगा y प्लस 8 इक्वल टू 3। अब जरा आप गौर से देखें तो क्या ये टाइप नंबर 5 ही नहीं बन गई? बिल्कुल टाइप नंबर 5 बन गई। तो बाकी का मेथड क्या है टाइप नंबर 5 का, कि इन y की वैल्यूज को निकाल के फिर वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे और सिंपल सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर में कम आते हैं, अगर आने के चांसेस हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बेतहाशा अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर टाइप 5 पेपर में आ सकती है ज्यादातर, तो फिर टाइप 6 भी मेरे नजदीक देनी चाहिए, क्योंकि स्टेप ज्यादा हो रहे हैं। जहां स्टेप ज्यादा हो रहे हैं वहां मुश्किलात होंगी, जहां मुश्किलात होंगी वहां पे इंटर का बच्चा फंसेगा, और जहां इंटर का बच्चा फंसता है वही क्वेश्चन पेपर में देने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक बेस टर्म्स के ऊपर अंडर रूट आ रहा है। पहला काम क्या करना है, सेम टर्म्स को सपोज करवा लेना है। जिस चीज को सपोज करवाएंगे इक्वेशन नंबर 2 बन गई, उसको वापस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बिल्कुल टाइप 5 के क्वेश्चंस, बिल्कुल टाइप 5 की तरह को सॉल्व करने ऊपर जाएंगे। क्या सॉल्व करेंगे, अंडर रूट वाई प्लस 2 को इधर ही रहने दूंगा, इस वाले पूरे अंडर रूट को वहां शिफ्ट कर दूंगा ताकि इजी हो जाए। तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट वाई प्लस का 8। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड को यूज करना है, क्योंकि तो यहां पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, अंडर रूट वाई प्लस 2 के ऊपर जब स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, और जब यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, तो दोनों के अंदर डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, उस टाइप में भी पढ़ा था, इस टाइप में भी देख लेते हैं। यहां पे सिंपल जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस तरफ चूंकि एक ही चीज है, तो ये सिंपल स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपकी वैल्यू गिवन आउट हो जाएगी y प्लस 2। ऑन दी अदर हैंड जब मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं और जब यहां पे स्क्वायर अप्लाई होता है, तो यहां पे फॉर्मूला खुलेगा। कौन सा फॉर्मूला खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये आपकी a टर्म है, ये पूरी की पूरी b टर्म है। तो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूले का साइन, 2b फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म क्या है a यानी कि 3, सेकंड टर्म क्या है अंडर रूट y प्लस 8, और देन प्लस का अंडर रूट y प्लस 8 का स्क्वायर। तो y प्लस 8 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूं, y प्लस 8 का रूट y प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा y प्लस 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 2, 3 का स्क्वायर मेरा बेटा क्या होता है 9, माइनस का 3 2 6 अंडर रूट y प्लस 8, और प्लस का सिंपल y प्लस 8। तमाम सिंपल टर्म्स को वहां शिफ्ट कर दो, रूट वाले टर्म्स को इधर ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा वहां पे जाके y प्लस 2 माइनस का 9 माइनस का y माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 6 रूट y प्लस 8। क्या हो जाएगा, ये प्लस के y से माइनस का y कैंसिल आउट, माइनस का 9 और माइनस का 8, माइनस का 17 और 17 माइनस का 17 प्लस का 2, आई गेस माइनस का 15 होगा ना, या आई गेस माइनस का 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद है, माइनस का 6 रूट y प्लस 8। तो भैया ये माइनस का 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे रूट से, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके मेरा बेटा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 इक्वल टू रूट y प्लस का 8। क्या हो जाएगा, रूट y प्लस का 8। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 6 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 से टेबल 15 कहां पर आ रहा होगा, आई गेस ये आ रहा चाहिए 3 2 6 और 3 5 15। तो क्या मिल रहा होगा आपको 5 डिवाइडेड बाय 2, और इक्वल टू के दूसरी तरफ हमें क्या मिल रहा होगा, रूट y प्लस 8। अगेन यहां तक सॉल्व कर लिया, अब एक बार फिर से इस रूट को खत्म करना है। रूट को खत्म करने के लिए एक बार फिर से हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरा बेटा, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 5/2 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई होगा, और रूट के y प्लस 8 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहां पे जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो अब की बारी में पूरा रूट कैंसिल आउट कर देगा। तो सिंपल क्या बचेगा, y प्लस का 8। ये प्लस का 8 मेरा बेटा इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो क्या आंसर आ रहा होगा, 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 8 इक्वल टू y। ऑल्दो इस पर्टिकुलर टर्म को आप कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर सकते हो, मगर एलसीएम लेना चाहो या उसके बगैर सॉल्व करना है उसके बगैर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस 8 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कौन सा एलसीएम लेने का मेथड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड भी। मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड क्या होता है कि मुझे नीचे 4 चाहिए, तो इस पर्टिकुलर पूरी टर्म को मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 करवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 8 4 जार 32 और 4 1 जार 4 इक्वल टू के बाद क्या है y।
एलसीएम वाली टर्म एक ही बार आ जाने के ऊपर सो एक ही बार लिखते हैं और फिर ये क्या हो जाएगा 25 माइनस का 32 कितना होता है 25 में से 32 निकाल दो माइनस का 7। तो y की बेसिकली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 4। y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 4। इस y की वैल्यू को कहां डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर और t की फाइनल वैल्यूज निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, क्वेश्चन बड़ा है मगर आसान है, क्वेश्चन बड़ा है मगर आसान है। तो y की वैल्यू क्या आई माइनस का 7 डिवाइड बाय 4 कहां पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 4। इक्वेशन 2 थी क्या हमारी टी स्क्वायर प्लस का 3t, क्या थी टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 3t। तो सिंपल तरीके से 4 यहां पे जो डिवाइड हो रहा है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा होगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस का 4 3 12t। सिंपल तरीके से क्या करेंगे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे t की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो माइनस का 7 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 7। 4 7 सर कितना होता है हमारे पास 26 हाँ ना 28 होगा, 28 होगा शायद, यस 28 होगा। तो 28 क्या हम कर सकते हैं इसका मिडिल टर्म ब्रेक, आई डोंट थिंक मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते तो बेटा क्या करेंगे फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म हमेशा हमारी क्या होती है a, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी b 12, थर्ड टर्म यानी कि c क्या होगा हमारा 7। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, t इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो मेरे पास t के जो आंसर्स आ रहे होंगे ये आप खुद अप्लाई करेंगे भाई। t की क्या आंसर्स आ रहे होंगे माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा क्या आ रहा होगा t इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 टाइप नंबर 6, कुछ मसले की बात नहीं है, सिंपल थी टाइप थी। क्या टाइप थी, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 में क्या डिफरेंस होता है नहीं सीखा। क्या डिफरेंस होता है, वहां पे आपके पास लीनियर टर्म्स गिवन होंगी और वो अंडर रूट के अंदर होंगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बेस्ड टर्म्स होंगी। और सेकंड निशानी क्या गिवन है हमें कि भैया ये दोनों की दोनों टर्म्स की इनिशियल सेम हुआ करेंगी। बिल्कुल इस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करना है। क्या करेंगे, जो पहले सपोज कर लेंगे, सपोज करके क्वेश्चन नंबर 2 का नाम करेंगे और उसको सपोजिशन वाली टर्म को वापस उठा के क्वेश्चन 1 में डालेंगे। जब वापस डालेंगे तो हम ये मौजूदा देखेंगे भाई हमारे पास एग्जैक्टली टाइप 5 के क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे होंगे। तो बिल्कुल टाइप 5 के पैटर्न के ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करके आप y की वैल्यूज को निकालोगे। और चूंकि ये टाइप 6 थी तो यहाँ पे t की वैल्यू ओरिजिनल वेरिएबल था तो उसको वापस लाके क्वेश्चन नंबर 2 में डालूंगा मैं। इक्वेशन नंबर 2 में डालने के ऊपर सिंपल तरीके से मेरे ओरिजिनल वेरिएबल का आंसर आ जाया करेगा। यहाँ पे हमारा बेटा चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह आज कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.4 जो कि मुश्किल तरीन एक्सरसाइज है, पूरे चैप्टर नंबर 3 ही नहीं पूरे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक मुश्किल तरीन एक्सरसाइज है, यकीन मानिए आप। तो अगर ये आपको समझ में आया, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो मैंने बहुत तरीके से आपको क्लियर कराने की कोशिश करी है इंशाल्लाह। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपने नोट्स अगर नहीं बनाए, अगर आपने वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपने बोला कि मैंने अपनी ट्यूशन वाली पुरानी बाजी से ये एक्सरसाइज पढ़ी हुई है, तो यकीन मानो ट्यूशन वाली बाजियाँ सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की जो है ना बजा के रखती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो मैं आपसे काइंडली कहूँगा कि एटलीस्ट पूरी एक्सरसाइज की लाजमी प्रैक्टिस करना। हर साल एक्सरसाइज 3.8 से एक इक्वेशन या फिर एक्सरसाइज 3.4 से इक्वेशन लाजमी आती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी तक हम लोगों ने कितना सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, तो मेरा बेटा हम लोगों ने सबसे बड़ा चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट कर लिया अपना, जो कि आपको मुबारकबाद देता हूँ। जिसमें कई तरह की मुश्किल हमारे सामने आई, इसमें कई तरह की मुश्किल थी। कुछ मुश्किल को बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या मुश्किल थी भाई कोचिंग की तरफ से भी, और दूसरी मुश्किल जो कि कोरोना की वजह से हमारे पास आ रही थी। बट मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि भाई आज हमने सबसे बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज 3.3 करी, एक्सरसाइज 3.4 करी, एक्सरसाइज 3.6 करी, एक्सरसाइज 3.8 करी। ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज बेताशा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.6 से मेरा बेटा हर साल 7 मार्क्स का एक डिटेल क्वेश्चन लाजमी आता है। एक्सरसाइज 3.6 से हर साल एक डिटेल लाजमी आता है 7 मार्क्स के लिए। एक्सरसाइज 3.4 और 3.8 से मिलाकर या बहुत बार एक्सरसाइज 3.4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज 3.8 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आ रहा होता है हर साल। चैप्टर नंबर 3 पहले करवाने की रीज़न ही ये थी कि ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज है, क्योंकि जिस तरह की हरकत सिंध गवर्नमेंट ने आप लोगों के साथ करी है कोरोना की वजह से कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया और वो वापस अब उसका नोटिफिकेशन ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सिलेबस रिड्यूस कितना हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ
कह सकते हैं कुछ रिड्यूस हुआ, और कुछ अब दोबारा उस पर बहस चल रही है कि क्यों रिड्यूस कर दिया, क्यों, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि भाई तभी हमारी पहली मेरी ये कोशिश रही, जब फर्स्ट डे मैं क्लास में आपके आया या फर्स्ट लेक्चर से मैंने स्टार्ट करा, मेरी कोशिश ये थी कि बेटा मैं उन टॉपिक्स को पहले कवर करवा सकूं जो कभी कैंसिल आउट नहीं कह सकते। मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा, ऑल्दो चैप्टर नंबर 4 इंतहा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके बात हमेशा डिस्कस करी आप लोगों के साथ कि चैप्टर नंबर 4 इंतहा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस का, बट इन लोगों ने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है, जुल्म करा है कि चैप्टर नंबर 4 हटा के। ये जो जुल्म आपके साथ किया ना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर एज अ टीचर मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि जुल्म हुआ है आप लोगों के साथ, तो ये जुल्म हुआ है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपकी इंजीनियरिंग मैथ्स की बुनियाद है। उस चैप्टर को आप नहीं हटा सकते, ये जुल्म है आप लोगों के साथ, लिटरली जुल्म किया गया है। आप कुछ कंटेंट हटा दे, सारे कंटेंट हटा दे कि एक बच्चे को कुछ तो आइडिया होता। तो मैं अगेन कहूँगा चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, जल्द पढ़ाऊंगा अपने चैनल के ऊपर, तो कभी ना कभी पढ़ाऊंगा ही। मगर अगर आपको कहीं से ही पढ़ने का मौका मिलता है, 4 को जरूर समझना, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर भी काम आएगा, और इंजीनियरिंग मैथ्स और बिजनेस मैथ्स की बुनियादों में से एक चैप्टर वो बुनियाद है। डिटर्मिनेंट्स लेना, मैट्रिसेस एंड सो ऑन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मैंने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करवाया था। कहने का मकसद क्या है, हर साल 7 मार्क्स का एक डिटेल एक्सरसाइज 3.6 से लाजमी आता है, तो 7 मार्क्स आपके मैंने यहाँ से कंफर्म करवाए। देन एक्सरसाइज 3.4 और 3.8 से हर साल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। एक्सरसाइज 3.4 में भी इक्वेशन है जो कि भी हमने आज कंप्लीट करी। एक्सरसाइज 3.8 मैं आपको पहले कंप्लीट करवा चुका हूँ, टाइप्स के जरिए मैंने पढ़ाई थी, बहुत तरीके से इसको भी पढ़ाया था। इसके अंदर इक्वेशन है, तो हर साल एक्सरसाइज 3.8 से 3.4 से इक्वेशन आती हैं। 3.8 की इक्वेशन सॉल्विंग अगर आसान होती है तो नॉर्मली एग्जामिनर क्या कोशिश करता है 3.4 से देने की, तो 3.4 3.8 बेतहाशा इंपॉर्टेंट। देन एक्सरसाइज 3.3 हर साल इससे भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो टोटल चैप्टर नंबर 3 देखो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 5 5 10 और 10 और 7 17, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स के अंदर से 17 मार्क्स ये चैप्टर खाली कैरी करता है। कितने मार्क्स कैरी कर रहा हो, तो 17। और इसके अलावा जो 1-2 ब्लैंक्स जो चैप्टर नंबर 3 से लाजमी आएंगी, जाहिर सी बात है जब 20 मार्क्स की ब्लैंक्स आएंगी तो चैप्टर नंबर 3 जो इतना बड़ा चैप्टर है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसके ब्लैंक्स ना आए। तो मैंने आपको जो काम अब तक करवाया उसमें मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन भी करवा रहा था, एग्जाम्पल्स भी, जो आप लोग बैठे कहते थे सर ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो बेसिकली तमाम चीजें क्या आती है वो ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप 2 मार्क्स की ब्लैंक्स लगा लो, चलो 1 मार्क्स की कम से कम 2 मार्क्स की तो लगाओ, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कितने मार्क्स हो गए कंफर्म, 19 मार्क्स, यानी कि आपके 100 मार्क्स में से 19 मार्क्स का पेपर डन है इंशाल्लाह। यहाँ से 100 मार्क्स का पेपर, मेरी हमेशा से आदत ये रही है कि मेरी टीचिंग करने का स्टाइल ये है जो मैं अपने उस्तादों से सीखा, बच्चे को ना सिर्फ आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस का हवाला दो, वो क्वेश्चन साथ साथ करवाओ, बल्कि उसको ये भी बताओ कि उसके कितने मार्क्स अब तक सिक्योर हो गए, कितने मार्क्स उसके कवर हो गए। तो मैंने हमेशा इस पैटर्न के ऊपर टीचिंग करी कि मेरा स्टूडेंट हमेशा खुश होता है इस पैटर्न के ऊपर। उसकी रीजन क्या है, आपके दिल में एक हौसला आता है कि यार 19 मार्क्स का पेपर डन है इंशाल्लाह, अब बाकी के मार्क्स में मेहनत करनी है। तो 20 मार्क्स तो देखो एमसीक्यूज के है ना, चलो एमसीक्यूज के 2 मार्क्स हटा दो, 20 मार्क्स तो एमसीक्यूज के। टोटल पेपर कितने का आता है मैथ्स का, 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का, उसमें से कितने मार्क्स डन हो गए, 17 मार्क्स। 80 में 17 मार्क्स आपको इंशाल्लाह डन है। क्लियर है मेरी बात, अब बात को समझ पा रहे हो, ये रीजन है मुझसे पढ़ने का। तो मेरी तरफ से हमेशा कोशिश ये रहेगी कि मेरा बेटा हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ सीखे, मेरा स्टूडेंट। ऑल्दो मैं तुम लोगों से 4-5 साल ही बड़ा हूँगा, बेटा कहने का मेन रीज़न एज अ उस्ताद मेरा ये एहतराम है कि मैं अपने तमाम शागिर्दों को बेटे के नाम से बुलाऊँ या कुछ भी करूँ। तो मेरे क्या कहने का रीज़न है कि अभी चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जाएंगे। अगेन सिलेबस रिड्यूसिंग की वजह से हमें बहुत सी चीज़ें, तो मेरी पहली कोशिश क्या है कि हम उन टॉपिक्स को करें जो कि हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है और जो कोई माइके लाल भी उसको काट नहीं सकता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर जाएंगे, चैप्टर नंबर 9, देन चैप्टर नंबर 10 और फिर चैप्टर नंबर 13। ट्रिग्नोमेट्री के 3 पोर्शन को कवर करेंगे और बहुत जल्द कवर करेंगे, क्योंकि अब बड़े चैप्टर्स नहीं है, सारे छोटे चैप्टर्स हैं। मेरी कोशिश क्या है छोटे चैप्टर्स को पहले कवर किए जाए ताकि आपको हौसला मिल सके कि हम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, एटलीस्ट 17 मार्क्स का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बाकी के अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 के ऊपर जाएंगे। हर साल ट्रिग्नोमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन तो लाजमी आते ही आते हैं, पूरा सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर पेपर पैटर्न समझाया था। तो आपसे इतना कहूँगा, इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी भाई, बहुत अच्छे तरीके से इसको निकालेंगे हम लोग। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे अपने वीडियो को मैं लेक्चर को ऑफ करता हूँ। जिंदगी रही सेहत जरूर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और हाशिम दिया साइनिंग ऑफ, जज़ाकल्लाह।